यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता के मंत्र पढ़ने वाले देश में एक बेटी का बलात्कार होता है, उसकी जीभ काट दी जाती है, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाती है, मगर किसी भी मीडिया में कोई खबर तक नहीं आती। खबर तब आती है जब वो अस्पताल में तड़प तड़प कर दम तोड़ देती है। और फिर शुरू होता है राजनीति का नंगा खेल, पक्ष विपक्ष में टकराव, फिर पीड़िता की जाति तलाशी जाती है और जाति के अकॉर्डिंग सेलेक्टिव लोग आ जाते हैं अपनी राजनीति की रोटियां उस जिस्म पर सेकने पर जिस जिस्म को दरिंदों ने नोच लिया है। जहां पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जिला अधिकारी प्रवीण कुमार के अकॉर्डिंग उस लड़की का बलात्कार नहीं हुआ है, यानी ये लीपापोती कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर रात के 3 बजे एक लड़की का, एक हिंदू लड़की का, जिसके संस्कार में शाम के बाद में उसका संस्कार नहीं किया जा सकता, दाह संस्कार, उस हिंदू लड़की का रात के 3 बजे कचरे में डालकर दाह संस्कार कर दिया जाता है, उसकी बॉडी जला दी जाती है। हालांकि सभी फोरेंसिक रिपोर्ट ये कह रही है कि उसके साथ बलात्कार नहीं हुआ और यूपी गवर्नमेंट ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन भले ही कर दिया, मगर दोस्त सवाल यह नहीं है कि उस लड़की का बलात्कार हुआ या नहीं, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई या नहीं, उसकी जीभ काटी गई या नहीं, बल्कि सवाल यह है कि उस लड़की को छुआ भी क्यों गया। किसी अपराधी की इतनी हिम्मत कैसे हो जाती है कि एक लड़की को हाथ तक लगाए उसकी मर्जी के बिना। जब तक हम हाथरस की बात कर रहे हैं तब तक हमारे देश में इन्हीं 5-6 दिनों में बलरामपुर, अजमेर, बारा, खरगोन, खंडवा, सीकर, जयपुर, लखीसराय, रांची, आजमगढ़ में इस प्रकार की घटनाएं पिछले इन 10-15 दिनों में हो चुकी है। एनसीआरबी की 2018 की रिपोर्ट कहती है कि हमारे देश में प्रतिवर्ष 33,356 से ज्यादा महिलाओं के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार होता है, बलात्कार होता है या छेड़खानी होती है। अगर रोजाना की बात करें तो 91 केस प्रतिदिन औसत आते हैं और 1 घंटे में 4 केस, यानी 15 मिनट में 1 केस। यानी आप जब तक इस वीडियो को देखकर इस पर कमेंट करोगे तब तक इस देश में किसी न किसी एक लड़की के साथ बलात्कार हो जाएगा हमारे इस पवित्र पुण्य भूमि पर। एनसीआरबी 2018 की रिपोर्ट कहती है कि 2001 से लेकर 2017 तक हमारे देश में 4,15,786 मामले ऐसे सामने आए हैं। विशेष बात यह है कि इन सभी मामलों की चौथाई यानी 25% जो महिलाएं हैं वो सब नाबालिग है, यानी 25% नाबालिग के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार हो रहा है। 94% केस में जो अपराधी आरोपी होता है वो परिवार वाला होता है, दोस्त होता है, मित्र होता है, यानी आसपास पड़ोसी होते हैं, बल्कि केवल 6% लोग अननोन होते हैं जिन्हें कोई जानता नहीं है। 28% मामले 18 वर्ष से कम उम्र की आयु की लड़कियों के साथ इस प्रकार की घिनौनी हरकत की गई है। हमारे देश में बलात्कार के मामलों में टॉप पर मध्य प्रदेश आता है और दूसरे नंबर पर राजस्थान आता है। अब बात करते हैं समस्या के कारण व निदान की। दोस्तों, समस्या का कारण आप सब जानते हैं, आप सब जानते हैं कि फैलता नशा इसका कारण है, अश्लील फिल्में, विज्ञापन इसके कारण है, महिलाओं का कमजोर आत्मविश्वास भी इसका कारण है, साथ ही साथ जो सबसे बड़ा कारण है वो है हमारे देश की लचर कानून व्यवस्था और लचर प्रशासन। अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की, यानी इसके निदान की, कि इन समस्याओं का समाधान कैसे होगा। दोस्त, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे देश में बलात्कार जैसी घटनाओं का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। केवल एक रास्ता है कि वो अपना आप की आत्मरक्षा करे। लड़की खुद मार्शल आर्ट, जूडो, कराटे, जो भी उसे सीखना है वो सीखे और अपनी खुद की रक्षा खुद करे, क्योंकि किसी भी देश को चलाने के 4 स्तंभ होते हैं। पहला विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, पत्रकारिता। विधायिका यानी संसद, कार्यपालिका यानी प्रशासन, न्यायपालिका यानी जज वज और पत्रकारिता यानी मीडिया। 14 सितंबर को हाथरस में इस प्रकार की घटना हुई और मीडिया के पास खबर पहुंची 28 सितंबर को, यानी 13-14 दिन के बाद। उस मीडिया के पास जिसके पास यह खबर है कि दीपिका पादुकोण ने कल कौन से रंग के कपड़े पहने थे और आने वाले 3 दिनों में वो कहां पर जाएगी और किस प्रकार के कपड़े पहनेगी, किस फिल्म की शूटिंग करेगी, उसका पता जिस मीडिया के पास है उसे 14 दिन बाद में एक बलात्कार जैसी सबसे बड़ी घटना का पता चलता है। किसी व्यंग्यकार ने लिखा है कि पहले खबरें छपती थी बाद में बिकती थी, लेकिन दोस्त आज के जमाने में खबरें पहले बिकती है उसके बाद में छपती है। और इस बिकाऊ जमाने में, इस बिकाऊ माहौल में अगर आप मीडिया से कुछ उम्मीद कर रहे हैं तो यह आपकी सबसे बड़ी मूर्खता है कि वो अपना काम कर लेगा। अब बात करते हैं न्यायपालिका की। न्यायपालिका की बात करें, 2018 के आंकड़े कहते हैं कि हमारे देश में 3.3 करोड़ से ज्यादा केस पेंडिंग में पड़े हैं अभी तक, जिनका निपटारा होना बाकी है। हमारे देश में वर्तमान में लोअर कोर्ट,
हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के टोटल जजों की संख्या लगभग 17,000 है और हमारे देश की जनसंख्या के अकॉर्डिंग यानी एक जज को 82,000 लोगों को संभालना पड़ता है और जितने केस पेंडिंग है उसके अकॉर्डिंग 17,000 में डिवाइड किया जाए तो हर जज के पास 2,000 केस पेंडिंग में है। मान लीजिए, यकीन करिए कि अगर मान लो पूरे जितने भी जज आज हमारे देश में हैं उतने जज एक दिन की छुट्टी नहीं ले, 365 दिन काम करें और 5 दिन में ही एक केस को अगर रफा दफा कर दे यानी उसका फैसला सुना दे, 5 दिन में एक केस का निपटारा कर दे तो भी 28 साल लग जाएंगे पूरे केस को निपटने में। और इन 28 सालों में जो लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जो केस जाएंगे उनकी बात अलग है और जो 28 साल में होने वाला जो क्राइम है उसकी बात अलग है। यानी इस हालात को देखकर न्यायपालिका से भी ज्यादा उम्मीद रखना बहुत ही गलत होगा। दूसरी बात, जो फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात करेंगे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट लग गया है, 2000 में स्थापना हुई थी फास्ट ट्रैक कोर्ट की। कितने आरोपियों को, कितने बलात्कारियों को फांसी दे दी गई है फास्ट ट्रैक कोर्ट के द्वारा, कितने बलात्कारियों को फांसी दे दी गई है। इसलिए ज्यादा भरोसा इन पर भी करना जरूरी नहीं। मैं नहीं कहता कि न्यायपालिका का हमारे ऊपर, न्यायपालिका से भरोसा उठ जाना चाहिए, नहीं, न्यायपालिका न्याय करती है, मगर न्याय करने में इतने साल लग जाएंगे कि उस बेटी की वो आग शांत हो जाएगी क्या, उसका नाम तक भूल जाएगा पूरा देश, उसका परिवार तक उसको भूल जाएगा। इतने सालों बाद में अगर न्याय मिलता है तो वो न्याय अन्याय हो जाता है। अब अगर प्रशासन की बात करें तो हमारे देश की पुलिस और प्रशासन के बारे में तो मैं क्या कहूं, आप सब जानते हैं। और जो कुछ लोग हैं जो अच्छा काम करना भी जानते हैं, उन्हें राजनेता चौराहों के ऊपर नागिन डांस करवाते हैं। यानी राजनेताओं की मुट्ठी की कठपुतलियां बनकर रह गया है हमारे देश का प्रशासन। अब बात करें विधायिका की, यानी राज्यसभा, लोकसभा यानी संसद की। जिस देश के न्याय मंदिर में बैठने वाले 43% सांसदों पर रेप और मर्डर जैसे चार्जेस लगे हैं और आप फिर उनसे उम्मीद करते हैं न्याय की, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सस्ता वाला गांजा लेना बंद कर दीजिए। 2019 के लोकसभा चुनाव में हमने 539 सांसद चुनकर भेजे हैं संसद में। एडीआर की रिपोर्ट कहती है कि उनमें से 539 में से 233 सांसदों पर क्रिमिनल केस फाइल हो रखे हैं, यानी 43% सांसद क्रिमिनल हैं इस देश में। 2019 की लोकसभा में 43% सांसद क्रिमिनल है। अब मैं पार्टी वाइज की बात करता हूं। बीजेपी के टोटल एमपी है 303, जिनमें से 116 एमपी पर किसी न किसी प्रकार के क्रिमिनल केस फाइल है, यानी बीजेपी के 38% सांसदों पर क्रिमिनल केस हैं। लेकिन कांग्रेस ने तो इसमें बड़े झंडे गाड़ रखे हैं, क्योंकि कांग्रेस के केवल 52 एमपी है, उनमें से 29 एमपी आरोपी है क्रिमिनल केस में, जिनमें महिला उत्पीड़न के मामले सबसे ज्यादा है। और डीएमके की बात करें तो इसके 43% सांसद टीएमसी के हैं, कांग्रेस के मैंने बताया जैसे कि 55% है, डीएमके के 43% है और टीएमसी तृणमूल कांग्रेस यानी जो बंगाल वाली पार्टी है दीदी वाली, उसमें 41%। एक महिला मुख्य होने के बावजूद उसकी पार्टी में 41% जो सांसद है वो क्रिमिनल है, बलात्कारी है। उसके साथ ही अगर जेडीयू की बात करें तो अगर जेडीयू को तो आप अगर पार्टी न करके अगर गुंडों का गिरोह कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि इसने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इनमें मात्र इनके पास 16 सांसद है 2019 में, उसमें से 13 सांसदों पर क्रिमिनल केस रिकॉर्ड दर्ज है। यानी इन्होंने तो आंकड़ा 81% को क्रॉस करवा दिया है। यानी लोकतंत्र के मंदिर में 43% पुजारी बलात्कारी, लुटेरे और बदमाश है, और आप उनसे उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि ये ठीक कर देंगे। बल्कि 2004, 2009, 2014 और 2019 में जिस प्रकार से बलात्कारियों की जो गति है वो बढ़ रही है संसद में, उसके अकॉर्डिंग 2029 में 70% से ज्यादा बलात्कारी हो जाएंगे संसद में, अगर इसी तरीके से ये बढ़ता गया तो। फिर उसके बाद में वो जो चाहेंगे वो करेंगे। संसद में बैठकर वो हो सकता है बलात्कार को एक आवश्यक कार्य भी बता दे और बलात्कार को अपराध की श्रेणी से भी वो बाहर निकाल सकते हैं। तो हर्ज मत करेगा, फिर आश्चर्यचकित मत होइएगा। इसलिए निवेदन इतना ही है सभी लड़कियों से, सभी बहनों से, सभी बेटियों से कि जितना जल्दी हो सके अपने दिमाग से ये वहम निकाल दीजिए। सरकार प्रशासन कुछ करेगी, सरकार और प्रशासन वर्शासनों पर ध्यान देना बंद करिए। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आत्मरक्षा के गुर सीखिए, मार्शल आर्ट सीखिए, जूडो कराटे सीखिए। मैं सीधी भाषा में कहूं तो हाथ चलाना सीखिए, पांव चलाना सीखिए, कॉन्फिडेंस लाइए अपने आप में और आप जाइए, जो आपकी मर्जी है वो करिए। मगर ये ध्यान रखिए कि पहले अपनी ताकत को बिल्डअप करिए, क्योंकि आपको केवल आप ही बचा पाएंगी और दूसरा कोई आने वाला नहीं है। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको पसंद आया है तो उसे लाइक करें,
कमेंट करें। चैनल को पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।